हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं और नए तरीके से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। जिस कोर्स को हल्ला बॉल बैच के नाम से जाना जाता है और इस बैच को 2 महीने में हम कवर करेंगे। यानी हमारी सारी वीडियोज़ रिकॉर्डेड होगी, लाइव सेशन हम नहीं लेंगे। तो जित कोई सा भी आपका अगर क्वेश्चंस होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस भी कर सकते हैं। 9997574396। आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं हाशिम कमाल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, हर ऐसे क्वेश्चंस को जानता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, मैंने इन सारी चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चंस को पिछले 5 सालों के जो पेपर हैं उसमें देखा है कि कौन-कौन से आपके जो बुक में हैं और वो इम्पोर्टेंट होते हैं, किस तरीके से उनको एनालिसिस किया है, तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्त, आज हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। यानी पहला चैप्टर जो हमारा है वो रियल नंबर का है, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसका बेसिक समझेंगे, इसको बेसिक से लेकर के हाई तक पहुँचेंगे, कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक-एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूँ ही नहीं मिलती राही को मंज़िल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंज़िल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से ये आशियाना कैसे बना? तो चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर कि इस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम नंबरों के बारे में ही स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबरों के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। सो ध्यान से सभी स्टूडेंट समझेंगे और एक-एक कांसेप्ट को बिल्कुल सही तरीके से मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसमें से पहला पॉइंट आपका गया आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इस बात को समझे आप या नहीं? जैसे कि मैं आपसे कहूँ 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक पहुंचता है। तो ऐसे सभी नंबर जिनकी शुरुआत हम 1 से करते हैं वो और इनफाइनाइट तक जाती है, तो ऐसे सभी नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सेकंड पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर। दोस्तों, साथ साथ में नोट भी करते हुए चलना, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे और रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। इसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या में यानी अगर हम इस वास्तविक संख्या में ज़ीरो को भी शामिल कर लें, अगर हम इस वास्तविक संख्या में नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी ऐड कर लें, तो ये सारे नंबर ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक सब ये होल नंबर हमारे कहलाते हैं। जैसे मैं आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक पहुँचते हैं। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। और उसके बाद में अगला पॉइंट, इवन नंबर। इवन यानी सम संख्या। एन ओ बनाता हूँ, बस इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है? एन ओ ज़्यादा ठीक रहेगा बस खाली। ठीक है बेटा? हाँ, इवन नंबर। इवन नंबर यानी हम इसको बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या वे सभी संख्याएँ होती हैं जिनको हम, जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से कट जाती हैं, 2 से डिविजिबल होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, जैसे आपका 2, 4, 6, 8,
और 10 इस तरीके से, डैश 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 इस तरीके से। यानी ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जो 2 से विभाज्य होती हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम इवन नंबर बोलते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। और टेंशन मत लीजिएगा, बस इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, स्किप करोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी इसको हम हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो ध्यान रखना, विषम संख्या हम किसको बोलते हैं? ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं को हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7 इस तरीके से, 9, 11। और इस बात को भी याद रखेंगे, जैसे एक लिया हमने और दूसरा, इसके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, और ऊपर वाली जो इवन संख्या है इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो बस इसमें जो फ़र्क है ना, फ़र्क इतना सा है कि 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 1 से, इस तरीके से 1 से लेके आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर आपके स्क्रीन पर इंटीजर की ओर। अगला पॉइंट इंटीजर। तो देखिए, इंटीजर किसको बोलते हैं, ज़रा ध्यान से समझना आप सभी स्टूडेंट। इंटीजर जिसको हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। बात समझ आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ इस बात को, ठीक है। तो चूंकि पूर्णांक वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें, जैसे मैं 0 से आप स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 इस तरीके से आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर 0 से पहले भी कोई संख्याएं होती है, वो कौन सी संख्या होती है सर? -1 -2 -3 इस तरीके से। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और डैश 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 इनफाइनाइट तक वो पहुंचती हैं। तो ऐसे सभी नंबर जो निगेटिव हों और पॉजिटिव हों और ज़ीरो, इन सभी को मिला करके जो हमारे नंबर बनते हैं उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं, है ना। बात समझ आई? आगे सर, अगला वाला क्या है? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर यानी वह सभी, प्राइम नंबर मतलब इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो यूपी बोर्ड वाले हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले, दोनों को हम कवर करेंगे। सो प्लीज़ करके आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सो सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं, जैसे मैं कहूँ 2 2 3 5 3 5, और आपका यहाँ पर 7, और इस तरीके से 11, इस तरीके से 13। यानी प्राइम नंबर वे सभी नंबर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं, या फिर वो 1 से होते हैं, या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं, या वे अपने आप से डिवाइड। इन दो के अलावा वो किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसे सभी नंबरों को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ऐसे सभी नंबरों को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 3 5 7 11 13, आप देख भी लीजिएगा, 2 या तो खुद से कटेगा, 2 या तो 2 से कटेगा, या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब इसको हम बोलते हैं संयुक्त संयुक्त संख्या या फिर समग्र संख्या। संयुक्त संख्या या फिर समग्र संख्या, समग्र संख्या, इन दोनों नंबरों, इन दोनों नामों को आप याद रखेंगे। तो देखिए, कंपोजिट नंबर वे सभी नंबर होते हैं जो जो खुद के और एक के अलावा भी किसी और नंबर से विभाजित हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको 4 6 8, 4 6 8, आपका ये 10, और इस तरीके से 12। नई बात समझ आइए समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि 4 मैंने यहाँ पर लिया, 4 4 ये 2 से भी कट जाता है, 2 दूनी आपका यहाँ पर 2 बार यानी कट जाएगा 2 से भी, और 4 ये खुद से भी कट जाएगा, 4 ही कम 4 इजिकल्स टू 1 आ जाएगा, और 4 हमारा ये 4 ये हमारा 1 से भी कट जाता है, इजिकल्स टू 4। तो इस तरीके से 2 के अलावा किसी और नंबर से कट जाना, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसी को हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। तो मैं आशा करता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर, और जिसको हम बोलते हैं क्या? अगले वाले पॉइंट की ओर चलते हैं, और जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? अगला पॉइंट क्या है? रेशनल नंबर। RATIONAL, रेशनल नंबर।
यानी इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वे सभी संख्याएं जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं रेशनल नंबर कहते हैं उनको। उनको सभी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 2/3, जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर क्या 9/25, तो ये सभी संख्या कैसी हैं? ये सभी संख्या परिमेय संख्या है जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और इस बात को जानते हैं ना कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अरे हाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं, जानते हैं सर हम। बहुत बढ़िया। लेकिन 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 यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 3 0 नहीं होना चाहिए, 25 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को आप याद रखें, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या 25/4, 25/4, तो चूंकि 25/4 को अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6.25 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग आफ्टर ए डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा है। 6.25 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें क्या, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपसे कहूँ 10/3, 10/3, तो यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये इस तरीके से 3.333333 रिपीट होगा। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार पॉइंट के बाद रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। आई होप बात आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपका टर्मिनेट आफ्टर ए टर्मिनेट आफ्टर आफ्टर ए डेफिनिट आफ्टर ए डेफिनिट आफ्टर ए डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरे वाले पॉइंट को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी याद रखना दोस्तों आप, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीट होता है, रिपीटिंग। RE, यहाँ पर ये ए नहीं है, सो मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करता हूँ। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ बस। REPE रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस तरीके से। तो ये बात समझ आ गई आपको, रेशनल नंबर में क्या होता है, P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें भी आपका क्या है, टर्मिनेट आफ्टर ए डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी यहाँ पर एक में क्या होता है, रिपीट। एक में तो क्या होता है कि पॉइंट के बाद में कुछ नंबर आते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, पूरा पूरा कट जाता है। और दूसरा याद रखना, दूसरा पॉइंट क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन वो टर्मिनेट तो है, वो टर्मिनेट नहीं है, बट वो रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे सभी नंबरों को, ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आती है बात अगले वाले स्टेप की, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, RATION, इर्रेशनल नंबर, यानी इसको हम बोलते हैं ए परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या, तो वे सभी संख्याएं जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P अपॉन क्यू, जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारी, वो हमारी इरेशनल नंबर बोलते हैं, उनको ए परिमेय संख्या बोलते हैं। आई बात समझ, आगे बात समझ सर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आप नॉन टर्मिनेट, इसका एक पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ये गलत हुआ है, फिर दोबारा से, कोई बात नहीं, इसको फटाफट अंदाज में हम रफ करके आगे की ओर बढ़ते हैं। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आशा करता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपके सभी स्टूडेंट्स के क्लियर हो चुकी होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर 4343.82 इस तरीके से, 7472 इस तरीके से देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये टर्मिनेट तो हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं है और रिपीट भी नहीं है यहाँ पर, टर्मिनेट भी नहीं है और रिपीट भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे सभी नंबरों को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ए परिमेय संख्या बोलते हैं, और इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, जैसे आपका पाई हुआ, जैसे आपका यहाँ पर √3 हुआ, जैसे आपका यहाँ पर √5 हुआ, जैसे आपका यहाँ पर √7 हुआ, और जैसे आपका यहाँ पर इस तरीके से ETC। आप इस बात को समझे या नहीं? आई बात समझ या नहीं? किस स्टूडेंट्स की बात समझ नहीं आई? मैं आशा करता हूँ बात समझ आ गई। तो अब मैं चलता हूँ अगले वाले पॉइंट की ओर, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे बतानी है, और बताने से पहले एक स्लाइड को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सकें। एक स्लाइड की ओर चलते हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इक्वलिट डिवीजन। इसको पीछे की ओर करता हूँ और यहाँ से पेन सेलेक्ट करता हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, EUCLID, यूक्लिड, यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ी सी आप वेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों यानी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की वजह से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या, 7 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ कितने से, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से। 7 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2, अब क्या करते हैं हम, 7 से ऊपर न जाए, 7 से कम रहे। देखिए यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस प्रमेय को बनाया है, जिसने इस थ्योरम को बनाया है। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो आइए डिवाइड करना सीखते हैं पहले। तो चूंकि 2 का पढ़ा आप 7 से ऊपर ना पढ़े, 7 से नीचे नीचे जाए, 2 × 6, 2 × 6 आपका आ जाएगा, इसको आप माइनस करते हैं, 1 बचेगा, 1 बचेगा इस तरीके से। आई बात समझ? अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हुआ हमारा, ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर। क्या हो जाएगा, डिवाइजर, डिवाइजर, जिसको हम बोलते हैं भाजक, भाग देने वाला, भाजक। और ये जो जिसको हमने डिवाइड किया है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड। और इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जो हमारा ये है, इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट बोलते हैं। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो आपका ये आया, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, यानी इसको हम बोलते हैं शेषफल हिंदी में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे डिविडेंड प्राप्त करना हो, मुझे डिविडेंड प्राप्त करना हो, डिविडेंड यानी भाज्य, तो कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? डिविडेंड मुझे प्राप्त करना हो तो मुझे सच बताओ ज़रा, कि अगर हम यहाँ पर डिवाइज़र की मल्टीप्लाई, डिवाइज़र की मल्टीप्लाई, यानी हमें भाजक की डिवाइज़र की मल्टीप्लाई अगर मैं क्वोशंट से करा दूँ, क्वोशंट से, QUOTIENT, क्वोशंट से करा दूँ, और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दूँ, यानी रिमाइंडर, REMENDER, रिमाइंडर को जोड़ दूँ, तो मेरा यहाँ पर डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? आ जाएगी बात समझ।
देखिए यहाँ पर ये भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक हो गया और ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है अभी, तो इसमें मुझे बताओ कि डिवाइज़र क्या है? सर डिवाइज़र 2 है। तो मैं जब इस भाजक की जगह इस डिवाइज़र की जगह 2 रखूँगा और इसकी मल्टीप्लाई कराऊँगा भागफल से। भागफल क्या है सर इसका? इसका भागफल आपको नज़र आ रहा होगा, इसका भागफल सर 3 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 3 जब रखता हूँ और प्लस करता हूँ इसका रिमाइंडर जो कि 1 है, तो मुझे सच बताओ ज़रा, क्या क्या डिविडेंड प्राप्त ना हो जाएगा? क्या डिविडेंड प्राप्त 2 तिया 6 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरीके से ये बात आपको एक्सप्लेन हो चुकी होगी, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों क्या मैं और याद रखना, यहाँ पर इस बुक में जो हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम बोलते हैं क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन मतलब भाज्य, ठीक है? और इस एल्गोरिदम मतलब प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका प्रमेयिका, ठीक है? हिंदी में भी आप समझेंगे इस बात को और इंग्लिश में समझेंगे। सो मैं आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों को क्लियर हो चुका होगा ये बात। अब याद रखना हमेशा कि हम इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में डिवाइजर को, यहाँ पर डिवाइजर को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से, डिविडेंड को ए से, और जो हमारा डिवाइजर है उसको हम करते हैं बी से, जो हमारा क्वोशिएंट है उसको हम करते हैं क्यू से, और जो हमारा शेषफल है उसको हम करते हैं आर से। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर? हाँ सर आप लिख सकते हो। और याद रखना हमेशा कि जो हमारा डिवाइजर होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, याद रखना इस बात को हमेशा कि जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, वो कभी भी जीरो से बड़ा, वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता है। रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता है, जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा ये भी बता दिया गया है। ये बता दिया गया है कि ये बी से छोटा ही रहेगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए बेटा, बाप से छोटा ही होता है। तो बेटा यहाँ पर समझाने का मकसद ये है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा जितना होगा अपने अपने क्या अपने वालिद से, अपने फादर से, अपने डैड से छोटा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर बी को डिनोट किया गया है डिवाइजर से, तो डिवाइजर से वो छोटा ही रहेगा, इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा से, ठीक है? तो मैं इसको एक बॉक्स में इस तरीके से करली ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आर क्या है? रिमाइंडर। बी क्या है? डिवाइजर। और जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, लेकिन बी से छोटा है, डिवाइडर से छोटा होता है जो आपका रिमाइंडर होता है। आई बात समझ? आगे बात। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट की ओर, और इसमें कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं थोड़ी सी। मैं यहाँ पर एक पिंग को इधर तरीके से, तो इधर आप अगर देखेंगे, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं गाड़ी को चलाने वाला हूँ, बाइक होती, बाइक को चलाना है मुझे, क्या करना होगा मुझे? पहले मुझे चाबी को घर से उठाना होगा, ठीक है? और फिर मैं नीचे जाऊँगा, जाने के बाद में मैं उस गाड़ी में चाबी लगाऊँगा और फिर उसको ऑन करूँगा, और फिर उसके अंदर किक मारूँगा या फिर सेल्फ लगाऊँगा। उसके बाद में क्लच को खींचूँगा, जब स्टार्ट हो जाएगी, होने के बाद में फिर गियर डालूँगा, फिर वो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा क्लच छोड़ते हैं और आगे तरफ चलती रहती है वो। तो ये क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप हमने क्या काम किया, इसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। कुछ और एल्गोरिदम नहीं होता है, इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। अब यहाँ पर बताया गया है क्या, कि जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तिका हिसाब अल जबर व अल मुकाबले से लिया गया है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब से निकलता है,
और मैंने इस वाले स्टेटमेंट से एक दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करूंगा, क्या? कि द सनसेट इन द ईस्ट, द सनसेट इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में छिपेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या काम किया, मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और मैं एक स्टेटमेंट ये हो गया, और इस स्टेटमेंट से मैं कह सकता हूं कि द सनसेट इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। तो इस एग्जाम्पल से आपका ये बात क्लियर हो गया होगा कि पिरमेइका किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, जिसको हम हिंदी में लामा बोलते हैं। लामा कुछ और नहीं होता है, लामा इज प्रोवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, आई बात समझ? दोनों को क्लियर है ना, हिंदी और इंग्लिश वालों को? बिल्कुल सर। अब मैं चलता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया सर आपने, कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या है? डिवाइजर है। क्यू क्या है? क्वोशंट है। ए क्या है? डिविडेंट है। आर क्या है? रिमाइंडर है। और मैंने ये भी बताया कि आपको कि आर जो है या तो वो जीरो के बराबर होगा या वो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन वो बी से हमेशा छोटा ही रहेगा, बाप से छोटा ही रहेगा, है ना? इस बात को आप याद रखेंगे। सो यहाँ पर कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी दिए रहने पर, गिवन दैट ऐसी अद्वितीय पूर्णांक, ऐसी एक पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्यमान है, जिसमें ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर इस तरीके से बता दिया गया है। ठीक है, तो कोई इसमें लग नहीं है। मैं आगे की ओर मुतवज्जे होता हूँ और चलता हूँ अपने क्वेश्चंस की ओर, और देखते हैं ज़रा किस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, और आइए इसको भी हम आपके सामने सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक श्रृंखला होती है, और आप देख, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। सो हमेशा याद रखना, कभी भी आप, अगर आप दो को 135 और 225 जैसे कि आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, तो इसमें छोटा कौन सा है? छोटा यहाँ पर 135 है। तो कुछ नहीं करना आपको, एचसीएफ फाइंड करने के लिए 225 को आप डिवाइड कर देना है 135 से। तो जब मैं 135 से डिवाइड करूंगा किसको? 225 को, कितनी बार पढ़ा जाएगा सर? यहाँ पर एक ही बार पढ़ा जाएगा, तो आपका ये 135 आ जाएगा। कितना बचेगा अभी आपका? 5 में से 5 गया, 0 बचा, और 12 में से 3 गया, 9 बचेगा, 90 बचेगा, इस तरीके से आपका। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर ये रिमाइंडर आ जाता है, इस रिमाइंडर को आपको बना देना है डिवाइजर। इसको आपको बना देना है डिवाइजर, और जो हमारा पहले डिवाइजर था उसको बना देना है आपको रिमाइंडर, उसको बना देना है डिविडेंड 135 को। इस तरीके से ये हमारा 135 जो पहले डिवाइजर था अब डिविडेंड में चेंज हो गया है, और जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हमने डिवाइजर में चेंज कर दिया। ये श्रृंखला होती है। एक चरण कंप्लीट, दूसरा चरण, दूसरा स्टेप यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब 90 का पढ़ा 135 में पढ़ो, इससे ऊपर न जाए। 90 ही कम, 90 एक ही बार पढ़ा जाएगा, इस बात को तो आप समझ रहे होंगे। 5 बचेगा यहाँ पर, और आपका ये 13 में से 9 गया, 45 बचेगा। इस तरीके से जब अब जो आपका रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को आप बना दीजिएगा डिवाइजर, और जो पहले हमारा डिवाइजर था उसको आप डिविडेंड बना दीजिएगा। इस तरीके से आपकी फिर तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 45 दूनी कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो जब तक हमारा जीरो नहीं आ जाता, ये श्रृंखला करते रहते हैं, ये स्टेप फॉलो करते रहते हैं। कोई और चीज़ नहीं है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बस इतना सही है। आपका आंसर आ चुका है। जी हाँ दोस्त, आपका आंसर आ चुका है। HCF इज इक्वल्स टू HCF इज इक्वल्स टू 45 इज द राइट आंसर। जब आपका यहाँ पर जीरो आ जाए, और जीरो आने से पहले जो आपका डिवाइजर था, जो आपका भाजक था, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम HCF बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर, और गया आपकी स्क्रीन पर। अब क्या करना है कि 38,220 को 196 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर 38,220 को 96 से जब डिवाइड करूंगा 196 से, तो कितनी बार जाएगा? 195 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? आप इसका पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 196 की अगर आप पहाड़ा पढ़ते हो तो इस तरीके से आप एक ही बार पढ़ पाओगे। 196 कम 196, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा।
आप यहाँ से इसको माइनस करोगे, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपका 17 में से 9 गया, 8 बचेगा, तो 86 आपका आ जाएगा। और आप चूंकि यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका चूंकि एक पॉइंट इधर से लिया था इधर को, तो यहाँ पर दो दो में से एक गया, एक बचा, 186 बचा। और चूंकि 186 क्या है, छोटा है, तो बड़ा करने के लिए चूंकि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, तो 2 यहाँ से हम उतार लेंगे इस तरीके से। अब कितनी बार पढ़ा जाएगा इसको बताओ भाई, कितनी बार पढ़ा जाएगा? सर यहाँ पर आपका ये 9 बार पढ़ा जाएगा, और 9 बार 9 नम 81, 81 का 9 छंग 54 का 4, और हासिल लगे आपके 5, 9 नम 81, 81 और 4 कितने होते हैं? 81 और 5, 81 और 5 86, 86 का 6 आपका आ जाएगा, और हासिल 8, 9 ई कम 9, 9 और 8, 8 9 17। तो इस तरीके से आपका 1764 ही आ जाएगा। यहाँ से इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर ये 9 बचेगा, और इस तरीके से 900 और 0 आप ये वाला लास्ट वाला उतार लेंगे इस तरीके से। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ईज़ी चीज़ें हैं, आप बस सिर्फ डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर। तो जब मैं इसकी 196 की इस तरीके से 980 में पढ़ूंगा, तो चूंकि यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और आपका ये 980 पूरा पूरा कट जाएगा, इस तरीके से 0 आ जाएगा। तो जो इसका रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर वो क्या हुआ, इसका सॉरी इसका जो एचसीएफ हुआ, जो इसका डिवाइजर था वही इसका, क्योंकि पूरा पूरा कट गया है, पूरा पूरा कट गया है, दूसरा स्टेप फॉलो नहीं किया हमने। हमने जब यहाँ तक कंप्लीट किया यहाँ तक, तो ये पूरा पूरा कट गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाईएस्ट कॉमन यानी एचसीएफ जो है वो 196 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तीसरा क्वेश्चन आपके नाम, इस वाले क्वेश्चन को आप प्रयास करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 200 867 को 255 से डिवाइड करके देखना, और आ जाएगा आपका आंसर, नहीं आएगा तो फिर मैं रेडी हूँ कराने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर कह रहा है हमसे क्या, कि दर्शाइए कि कोई, हाँ, हमसे वो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानना पड़ेगा क्या, कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा क्या, इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ कि लेट ए बी एनी, लेट ए बी एनी, let a be any positive integer and b is equals to 6, positive integer pi, positive integer, positive integer and b is equals to, and b is equals to आपका 6। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये b की जगह है, तो इसका मतलब ये b का मान आपका 6 आ चुका है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे आप देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। तो इसका हमें प्रयोग करना है इसमें। कैसे करेंगे? बहुत आसान चीज़ है, बहुत ईज़ी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चूँकि यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान ए इज़ इक्वल्स टू 6q प्लस आर, 6q प्लस आर दिया हुआ है, इस बात को समझे आप। लेकिन q का मान क्या है? या तो वो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। ये तो बताया था कि q होता है या तो वो 0 के बराबर होता है या वो 0 से बड़ा होता है, जो क्वोशिएंट होता है। इस बात को मैंने आपको बताया था, आई होप, ठीक है? तो यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा? आर इजिकल्स टू, आर इजिकल्स टू, पहले मैं यहाँ पर इस साइड में थोड़ा सा आपकी समझाता हुआ, आ जाएगी बात समझ। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं, सब क्लियर होंगी, आप निश्चिंत रहो। हाँ, आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मान आर इजिकल्स टू या तो वो 0 रहेगा, या फिर वो 1 हो जाएगा, या वो फिर 2, या वो फिर 3, या वो फिर 4, या वो फिर इस तरीके से 5। इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। डिवाइजर कितना है सर? 6 है। तो चूंकि 0 1 2 3 4 5 इतना ये रिमाइंडर हो सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो जब मैं यहाँ पर आर का मान 0 रखता हूँ, आर इजिकल्स टू 0 रखता हूँ, तो ए का मान कितना रहेगा? ए इजिकल्स टू 6q, 6q, और आर की जगह 0 रखूँगे तो ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आपका, इसको मैं कह सकता हूँ क्या? हाँ,
ये 2 से क्या है, विभाज्य है। मैं लिखूँगा यहाँ पर ये 2 से, यह 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है मतलब कट जाता है, डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है। अतः 6q एक सम पूर्णांक है। 6q एक सम पूर्णांक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सम पूर्णांक है, एक एक इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है। आई बात समझ। उसके बाद में आपका यहाँ पर ये r का मान, अगर मैं यहाँ पर r इजिकल्स टू 1 रखता हूँ, r इजिकल्स टू 1, तो मुझे बताओ कि a का मान क्या ये नहीं आ जाएगा 6q प्लस 1, और क्या ये एक यह 2 से विभाज्य नहीं है। और जो दो से विभाज्य नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अतः 6q+1, 6q+1, 6q+1 एक विषम पूर्णांक है। क्या है, एक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक है। इस बात को आप याद रखेंगे। जब मैं r का मान यहाँ पर 2 रखता हूँ तो a का मान कितना आ जाएगा, 6q+2, यह 2 से डिविजिबल है, यह 2 से विभाज्य है और डिविजिबल है। इस तरीके से इंग्लिश वाले लिखेंगे, डिविजिबल है, इट इज़ टू डिविजिबल बाई 2, इस तरीके से। अतः 6q+2 एक सम पूर्णांक है, क्योंकि जब 2 से डिविजिबल होता है तो ये 2 से विभाज्य होता है, एक सम पूर्णांक है। आई बात समझ, सम पूर्णांक है। जब मैं r का मान यहाँ पर 3 रखता हूँ तो a इजिकल्स टू 6q+3 आपका आ जाएगा। यह 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अतः 6q+3 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। जब मैं r का मान यहाँ पर 4 रखता हूँ तो a का मान यहाँ पर 6q+4 आ जाएगा। यह 2 से, बस सेम ये चीज़ें लिखनी है, यह 2 से विभाज्य है। अतः 6q+4 एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। इस तरीके से आपका 8 जब इजिकल्स टू 5 रखते हैं तो a का मान 6q+5 आएगा। यह 2 से डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर अतः 6q+5 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। और हमें क्या दर्शाना है, और हमें यही तो दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ये हमने दर्शा दिया यहाँ पर, एक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो ज़रा मुझे बताओ कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। हमने पांचों निकाले ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 6q+1, 6q+1 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। और इस तरीके से आपका ये 6, एक तो आपका ये हो गया आपका 6q+1, और एक आपका हो गया 6q+3, एक आपका हो गया 6q+5। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एक विषम पूर्णांक है। ये हमने सिद्ध की ये बात, ठीक है। तो 6q+3 और इस तरीके से 6q+5 एक विषम पूर्णांक, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दोगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो कैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मैं आशा करता हूँ बात बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो गई हो ही नहीं हुई, ज़रा कमेंट करके यस लिख के बताइएगा फटाफट अंदाज में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और गया आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए अगले क्वेश्चन में वो क्या हमसे बताना चाह रहा है, ज़रा ध्यान से इस बात को समझना है। वो हमसे ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम। और ये बात भी बता देना चाहता हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उसमें ये 1.1 को हटा दिया गया है। जो 1.2 थी उसको 1.1 की जगह रखा गया है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी इसका HCF पूछ रहा है, HCF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर 616 लिखेंगे। 616 को डिवाइड किया जाएगा कितने से करेंगे भाई, 32 से डिवाइड करेंगे। हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। इस बात को प्लीज़ करके आप सभी स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा कि हम यहाँ पर इसको अब मुझे बताओ, जब 32 का पढ़ा आप 61 में पढ़ो कितनी बार पढ़ा जाएगा, एक बार पढ़ा जाएगा। तो 32 ही कम आपका 32 आ जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और 5 में से 3 गया 2, 29 आ जाएगा आपका। ठीक है, 29 आ जाएगा भाई। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये, अगर मैं इसको काटूँ डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा आपका, बताओ। 11 में से 2 गया 9 बचा, और यहाँ बचा 5 में 3 गया 2 बचा। सही तो आ रहा है भाई। क्योंकि 29 जो है अब वो 32 से छोटा है, तो इसलिए आगे वाला नंबर उतार लेंगे। 32 की 296 पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा, 32 को आप इस तरीके से, तो कितनी बार, 4 बार। अगर 4 बार अगर इसको आप काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 बचेगा। नहीं, इसको 4 से हम नहीं काटेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से भाई, बॉल पेन। 08, हाँ 9 बार जाएगा ये, 9 बार। 9 बार जब जाएगा तो कि 9 9 दूनी कितना होते हैं, 18, है ना। तो आपका आ जाएगा 288। कितना आएगा, 288 आपका आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, ये 296 में से 288 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, आपका यहाँ पर बचेगा 8, 8 आ जाएगा 8। क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एक 16 में से 8 गया, 8 बचा, 8 में से 8 गया 0 बचा, 2 में 0 बचा, इस तरीके से। अब जो आया है इसको बना देना है क्या, इसको बना देना है हमें क्या, डिवाइज़र। और जो पहले था इसको डिविडेंड, 32 को, 8 चौक 32, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा 0। और इसका जो हमारा HCF हो जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू 8 इज़ द राइट आंसर। आई बात समझ। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यानी हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 8 है, जिसको हम मार्च कर सकते हैं उन, किसके पीछे, समूह, यानी दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो समान संख्या वाले हैं उनके स्तंभों के पीछे हम मार्च कर सकते हैं 8 को। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। जो अधिकतम संख्या होगी वो 8 होगी, इस बात को आप समझ रहे होंगे। सो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और गया आपकी स्क्रीन पर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिया गया है, ये मान लीजिएगा कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q 3q+1 3q+2 के रूप का में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत आसान चीज़ें हैं। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के सामने b का मान लिखता हूँ। b का मान कितना है सर, b का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3। तो आप मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ पर b का मान, क्योंकि यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया हमने कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b का मान कितना रहेगा, b इज इक्वल्स टू डिवाइजर का मान 3 आ जाएगा, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इस बात को आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, a इज इक्वल्स टू BQ+R, यही तो होता है। हाँ सर यही होता है, आपने सही बताया है। तो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे बताओ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू रिमाइंडर, या तो सर r का मान आपका 0 होगा क्योंकि b से छोटा ही होता है, या आपका 1 होगा, या आपका 2 होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। या तो 0 होगा या 1 या 2।
इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे आई होप। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पर आर का मान लिखता हूँ। आर इज इक्वल्स टू, आर का मान यहाँ पर लिखता हूँ 0। और जब मैं आर का मान 0 लेता हूँ तो ए का मान ए इज इक्वल्स टू बी क्यू ना आ जाएगा, बी क्यू सर आ जाएगा बी क्यू। और बी की जगह क्या है सर, बी की जगह हमारा 3 है, तो ए इज इक्वल्स टू आपका ये 3 क्यू आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, और जब मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूँ इस तरीके से, तो आपका ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इस तरीके से क्यू स्क्वायर आपका आ जाएगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 × 3 क्यू स्क्वायर? हाँ सर आप लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों पूर्णांक है, क्यों क्या है, क्यों एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। क्यों एक पूर्णांक है, मान लीजिए क्योंकि अब जब पूर्णांक है तो 3 क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। 3 क्यू स्क्वायर भी, इसलिए इसलिए 3 क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब यहाँ पर आप देखिएगा प्लीज़ करके कि इसको क्या मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि ए स्क्वायर इजिकल्स टू 3 × m। भाई m क्या है, एक पूर्णांक है, तो 3m में इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना, आई बात समझ। अब आते हैं सेकंड वाले के ऊपर। अगर मैं r का मान यहाँ पर 1 रखता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, a इजिकल्स टू बी क्यू प्लस 1 हो जाएगा। और मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ, तो ए स्क्वायर इजिकल्स टू, ये b की जगह क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, यानी 3 क्यू प्लस 1, और इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा तो आपका मुझे बताओ ए स्क्वायर इजिकल्स टू 3 क्यू स्क्वायर मतलब 9 क्यू स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 6 क्यू आपका आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा बिल्कुल सर। तो ए स्क्वायर इजिकल्स टू, क्या मैं इसको इस क्यू 6 क्यू को इस 9 क्यू स्क्वायर के पास में लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस के 6 क्यू, प्लस के 6 क्यू और प्लस के 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से और यहाँ से 3 को बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ सर आप 3 को यहाँ से बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3 क्यू स्क्वायर प्लस के क्या बचेगा, 2 क्यू, प्लस के 2 क्यू बचेगा। बस यहाँ से आप और प्लस को 1 आप चले देना है। क्या मुझे बताओ कि मैं लिख सकता हूँ कि क्यू एक पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है। क्यू एक जब पूर्णांक है तो इसका मतलब 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 2 क्यू भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। राइटिंग समझ में आ रही है ना सभी स्टूडेंट्स के, आ रही है सर। क्यू एक पूर्णांक है तो 3 क्यू प्लस के 2 क्यू भी एक इंटीजर होगा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि क्या मैं इसको ए स्क्वायर इजिकल्स टू 3m+1 के रूप में नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर मैं इसको लिख सकता हूँ। अब लास्ट वाला आर इजिकल्स टू, जब मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर ए का मान कितना रहेगा, ए इजिकल्स टू 3 क्यू, ए इजिकल्स टू 3 क्यू प्लस के 2 आ जाएगा आर की जगह। तो अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो इस तरीके से आपका ये 3 क्यू प्लस के 2 इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इजीली खोल देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है इसमें। यहाँ से मैं इसको इनको चेंज करता हूँ, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इजिकल्स टू 3 यानी 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस के 4, और इस तरीके से आपका ये प्लस के 2ab, 2 3 × 6 और 6 × 12 यानी 12 क्यू आ जाएगा आपका, 12 क्यू इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 9 क्यू स्क्वायर और प्लस के 12 क्यू और प्लस के 3 और प्लस के 1, इस 4 को मैं 3+1 लिख सकता हूँ ना? हाँ सर आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए स्क्वायर इजिकल्स टू, अगर मैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से 3 को बाहर निकाल लूँ तो सच बताओ कितना बचेगा? सर यहाँ पर हमारा बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 6 क्यू प्लस के 6, नहीं सर यहाँ पर आपका 4 क्यू बचेगा, 4 क्यू आएगा यहाँ पर, 4 क्यू यहाँ पर हमारा 4 क्यू आ जाएगा, 4 क्यू, क्योंकि 3 बाहर निकाला है ना, और प्लस के 1 आपका यहाँ पर बचेगा, और इस तरीके से +1 इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ज़रा सच बताओ कि क्यू एक पूर्णांक है, क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए
तो इसलिए हमारा 3q² प्लस के 4q प्लस के 1 भी पूर्णांक होगा, भी पूर्णांक इंटीजर होगा। इंटीजर होगा तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3m प्लस के 1, 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर चूंकि हमें क्या दर्शाना है, तब ये 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। आई होप बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। मुझे आशा है कि मेरी बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई बात समझ किसी को या नहीं? यस एंड नो, फटाफट अंदाज में बताओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आगे, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। अब वो इसमें ये कह रहा है हमसे, इनको चेंज करके थोड़ा सा मैं इधर से, और कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। दोस्तों वहां पर हमने स्क्वायर किया और यहाँ पर हमें घन करना है, वहां पर स्क्वायर किया, यहाँ पर घन करना है। ये वाला क्वेश्चन प्लीज करके आप करके दिखाइएगा। कोई अगर डाउट होता है तो अगर मैं सारा मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे भाई? थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। तो दोस्तों मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट सेशन में। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।